फिजिक्स में जो मैथ्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है। आपके नीट और जेई में आप देखोगे 80 से लेके 90% जो क्वेश्चंस होते हैं वो न्यूमेरिकल टाइप होते हैं, और न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको मैथ्स आना बहुत जरूरी है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है 80 to 90% क्वेश्चन जो होंगे वो न्यूमेरिकल बेस पे क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स के एप्लीकेशन बेस पे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आपको न्यूमेरिकल पार्ट को ही स्ट्रॉन्ग करना है। आप जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स करते जाओगे आपके कॉन्सेप्ट वैसे ही स्ट्रॉन्ग होते हुए जाएंगे। थ्योरी पढ़ने से कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होते। पहली बात, थ्योरी पढ़ने से कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होते, आप लोगों को न्यूमेरिकल्स करना पड़ेगा। ठीक है, और कौन आया है? चलो, तो मैथमेटिकल टूल्स में मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा चुका हूं, मैं डिफरेंशिएशन पढ़ा चुका हूं, और इंटीग्रेशन अभी नहीं पढ़ाया मैंने। दो, ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंशिएशन थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, कंप्लीटली नहीं पढ़ाया मैंने। आज मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को वेक्टर। ठीक है, आज मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को वेक्टर। चलो तो स्टार्ट करेंगे हम लोग आज वेक्टर से। टॉपिक डालो आप वेक्टर। वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। वेक्टर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, वेक्टर, सबसे पहले तो वेक्टर होता क्या है? कौन बता सकता है मुझे वेक्टर क्या होता है? कोई बता सकता है मुझे वेक्टर क्या होता है? तो देखो, जनरली फिजिकल क्वांटिटी सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है उसको देखते हैं हम लोग। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिन क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हो, और जो फिजिक्स के जो लॉज है, फिजिक्स के लॉज जैसे ग्रेविटेशनल लॉज हो गया, किसी बॉडी को ऊपर से थ्रो छोड़ूंगा तो नीचे जाएगा। ठीक है, इस तरह के लॉज, किसी बॉडी पे फोर्स लगाऊंगा तो उसका एक्सीलरेशन होगा। तो ये सब क्या है? फिजिक्स के लॉज है। तो इन लॉज को क्या करे? वो ओबे करे। ऐसी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, जिसको आप मेजर कर सकते हो, एंड ओबे लॉज ऑफ फिजिक्स, और जो फिजिक्स के लॉज को क्या करे? ओबे लॉज ऑफ फिजिक्स। ठीक है, जो फिजिक्स के लॉज, जैसे किसी बॉडी पे फोर्स लगाया तो उसका मोशन होगा, अगर कोई बॉडी एक्सीलरेट हो रही है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, इस तरह के जो लॉज होते हैं उनको ओबे करे, ऐसी क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है? फिजिक्स में जितने भी टर्म्स पढ़ोगे, मास, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी, एक्सेट्रा। ठीक है, वो सारी क्वांटिटी क्या होगी? फिजिकल क्वांटिटी होगी। ठीक है, मास, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, टाइम, ऑल आर फिजिकल क्वांटिटी। ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। इन सारी क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हो। अब फिजिकल क्वांटिटी को फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, हमने इसको क्या किया? दो पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन से पार्ट में? पहला पार्ट जो है वो है आपका स्केलर क्वांटिटी। फर्स्ट पार्ट इज स्केलर क्वांटिटी। क्या होती है स्केलर क्वांटिटी? कोई बता सकता है मुझे स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? Sir, any physical quantity which has has only magnitude. Any quantity which have only magnitude. no direction. Quantity which have only magnitude. ठीक है, ऐसी क्वांटिटी जो जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। इसके एग्जांपल है मास, डिस्टेंस, स्पीड, एटसेट्रा, वर्क, पावर, एनर्जी, दीज ऑल आर स्केलर क्वांटिटी। इनमें सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। मैंने बोला मान लो एक बॉडी है जिस बॉडी का मास है 50 केजी, मास गिवन है आपको 50 केजी। मैंने पूछा बताओ यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है, तो क्या आंसर होगा? कितना मैग्नीट्यूड है इसका? 50. ठीक है, 50 इज द मैग्नीट्यूड।
50 क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड। तो ये जो नंबर है दैट नंबर रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड। नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। हलाया लक्षिता, लक्षिता बेटा आपका माइक को अनम्यूट करके मुझसे बात करो बेटा। यस सर। हाँ बेटा आप बोल रहे हो ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंशिएशन का रिवीजन करवाऊं आपको? यस सर, शॉर्ट रिवीजन। हाँ वो मैं करवा दूंगा बेटा। आज क्या है, सारे नए स्टूडेंट्स है तो मैं ऐसा टॉपिक ले रहा हूँ जो किसी ने नहीं पढ़ा हो। ठीक है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि आप लोगों का छूट गया तो फिर आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा, वो भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों को Okay, टेंशन sir. लेने की जरूरत नहीं है ना। तो Okay. जो उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है उनको भी ट्रिग्नोमेट्री डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा मैं, आप टेंशन मत लो। आज मैंने ऐसा टॉपिक लिया है जो जो सभी किसी ने भी नहीं पढ़ा, इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया वेक्टर। ठीक, तो जो नंबर्स होते हैं दैट नंबर्स रिप्रेजेंट क्या करता है, वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। चलो अब दूसरी जो क्वांटिटी है दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। दूसरी क्वांटिटी क्या है आपकी? वेक्टर क्वांटिटी। कोई बता सकता है मुझे कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? Any Sir, the physical quantity which has both magnitude and direction. Yes. Any quantity which have both magnitude and Direction. किसने बोला ये? मानस ने? Sir, Digvijay. Digvijay. दिग्विजय, अच्छा। हिमांशी, किंजल, खुश, दीपिका, बाकी स्टूडेंट सही बोल रहा है क्या? दिग्विजय सही बोल रहा है? Yes, sir. Yes, sir, he is correct. Yes, sir. करेक्ट। अच्छा, ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो। चलो मैं एक एग्जांपल बताऊं। आप लोगों ने 10th क्लास में थे तो 10th क्लास में एक चैप्टर था आपका करंट वाला, पढ़ा था आप लोगों ने करंट? Yes, sir. Yes, sir. चलो मान लो एक वायर ले लिया मैंने ऐसे और एक ज्वाइन कर दिया एक वायर को यहां से, तो मतलब 3 वायर आके यहाँ पे ज्वाइंट हो रहे। यहां से करंट आ रही है 2 एम्पियर की। करंट क्या होती है? बेसिकली करंट फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। यहां से करंट आ रही है 2 एम्पियर की, यहां से करंट आ रही है 2 एम्पियर की। बताओ इस नीचे वाले वायर में कितनी करंट जाएगी? Sir, 4 ampere. राइट है क्या ये किंजल? किंजल, हिमांशी, हरकिशन, कितनी करंट जाएगी नीचे? मानस, जल्दी बताओ। सही हो गलत हो कोई दिक्कत नहीं। कितनी करंट जाएगी बताओ? यहां पे करंट जाएगी 4 ampere. 4 एम्पियर की। क्या करंट के पास मैग्नीट्यूड होता है? क्या करंट के पास मैग्नीट्यूड होता है? मैग्नीट्यूड दिख रहा है आपको यहाँ पे? Yes, ये sir. 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड। क्या करंट में डायरेक्शन होती है क्या? Yes, sir. Yes. करंट में डायरेक्शन होती है। Yes, sir. Direction. Yes, करंट sir. कैसी क्वांटिटी हुई? Vector. Sir, vector quantity. बट करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। चलो इधर एक ऐसा एग्जांपल लेता है एक और। एक ब्लॉक ले लिया, इस ब्लॉक पर इधर से मैंने फोर्स लगाया 2 न्यूटन का, इधर से मैंने फोर्स लगाया 2 न्यूटन का। बताओ ये ब्लॉक किधर मूव करेगा?
Sir, नेट it फोर्स will कितना then होगा ब्लॉक पर नेट net फोर्स force कितना will be होगा? zero. Zero. नेट फोर्स Net कितना force होगा बेटा इस zero. पर? 0 होगा। यहां पर भी तो ऐसे ही हो रहा था, इधर से अपोजिट में आ रहा था, इधर से अपोजिट में आ रहा था, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करना चाहिए था। वेक्टर में क्या होता है, ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। दो आपस में अगर सामने सामने से आए इक्वल क्वांटिटी, तो उनका रिजल्टेंट क्या आता है? 0 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू वेक्टर। लेकिन यहाँ पर 0 नहीं हो रहा है, इसलिए करंट को हमने यहाँ पे वेक्टर नहीं बोला है। करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। तो मतलब हमने जो डेफिनेशन बोली कि करंट वेक्टर जो है उसमें मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए, तो ये परफेक्टली सही नहीं है, उसमें कुछ चीज मिसिंग है। क्या मिसिंग है? देखो क्या बताता हूं। वेक्टर क्या होता है? अ क्वांटिटी विच हैव both magnitude and direction, quantity which have both magnitude and direction, ठीक है, both magnitude and direction, and also they follow vector law of addition। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए, तभी वो क्वांटिटी वेक्टर होगी। क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करना चाहिए, तभी वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, वरना वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। करंट जो है उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, लेकिन जो करंट है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए करंट को हमने वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोला है। तो करंट वेक्टर नहीं है तो फिर कैसी क्वांटिटी हुई? करंट कैसी क्वांटिटी होगी बेटा? करंट अगर वेक्टर नहीं है सर स्केलर क्वांटिटी। हाँ, करंट क्या है? करंट को वैसे स्केलर बोलते हैं, जो आपकी छोटी बुक्स वगैरह होती है 10th क्लास के नीचे, 11th 12th में भी जनरली इसको स्केलर ही बोलते हैं। लेकिन करंट जो है एक्चुअल में वो टेंसर क्वांटिटी है। करंट जो है इज अ टेंसर क्वांटिटी। करंट को टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। टेंसर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, लेकिन वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, उसको टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको मान लो कभी आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इज करंट, और आपको सिर्फ दो ही ऑप्शन दिए हैं, एक तो वेक्टर दिया है और एक स्केलर दिया है, तो आप क्या लगाओगे? Scalar. सर स्केलर। The moment of inertia is also a vector quantity। दो तीन एग्जांपल है इसके टेंसर क्वांटिटी के। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, करंट हो गया उसमें, ठीक है। तो अगर आपको तीन ऑप्शन दे रखे हैं, स्केलर, वेक्टर और टेंसर, तब आप लगाओगे टेंसर। अगर आपको दो ही ऑप्शन दे रखे हैं, स्केलर और वेक्टर, तो आप ऑप्शन लगाओगे क्या? वेक्टर। करंट कैसी क्वांटिटी? स्केलर, तब आप लगाओगे स्केलर क्वांटिटी करंट। आई बात समझ में? तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी विच कैन बी which have both magnitude and direction and they follow vector law of addition। चलो अब आता है वेक्टर को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? टॉपिक डालो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। टॉपिक डालो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? आता है बेटा आप लोगों को?
तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया अ मैन, अच्छा वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल नहीं बताया मैंने वहां पे, कौन कौन से एग्जांपल होते हैं वेक्टर क्वांटिटी के? वेलोसिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, हाँ फोर्स, वेल आप लोग लिख लेना बेटा। मोमेंटम। लक्षिता, टेंसर क्वांटिटी आपके सिलेबस में नहीं है बेटा, ठीक है, टेंसर क्वांटिटी आपके सिलेबस में नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल क्या है आपके? फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, मोमेंटम हो गया, ठीक है, दीज ऑल आर वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, वो एग्जांपल लिख लेना आप लोग। चलो अब देखो, मान लो मैंने लिखा अ मैन वॉक 5 किलोमीटर in the direction of 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब ये जो मैन, ये आदमी जो चला, इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी 5 किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है? पहले तो ये बताओ मुझे, क्या ये डिस्प्लेसमेंट हुआ कि डिस्टेंस हुआ? सर डिस्प्लेस, डिस्प्लेसमेंट है। यस सर। किंजल, खुश, बेटा sir. डिस्प्लेसमेंट है डिस्टेंस है? इज इट डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी दे रखा है आपको, 5 किलोमीटर चला है, और इसमें आपको डायरेक्शन भी दे रखी है 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? रिप्रेजेंट करने के लिए देखो, इस तरफ हम लोग ईस्ट बनाते हैं कॉपी के प्लेन में, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ऊपर इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है ना। अब देखो कितना चल रहा है आदमी? 5 किलोमीटर। मान लेते हैं ये आदमी यहां पर था और ये 5 किलोमीटर चला, तो यहां से 5 किलोमीटर एक लंबी लाइन खींचेंगे, कितना एंगल पर? 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इट मींस ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 37 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब 5 किलोमीटर यहां से लेके 5 किलोमीटर लंबी लाइन तो नहीं खींच सकता मैं, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? स्केल। और मैं एज्यूम करूंगा कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर को मैंने 1 सेंटीमीटर एज्यूम कर लिया, और यहां से मैंने 5 सेंटीमीटर एक लंबी लाइन खींची, और ये वाला एंगल होगा आपका 37 डिग्री। इस पॉइंट को मैं बोल दूंगा ओ, और यहाँ पे एक एरो बनाऊंगा मैं इस तरह से, तो ओ से लेके पी तक ये इस आदमी का क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ओ से लेके पी तक। उसको लिखेंगे जैसे हम लोग ओ पी और ऊपर लगाएंगे इस तरह का सिंबल, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ये जो ओपी लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये इस आदमी के डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, इस मैन के डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आया समझ में बेटा आप लोगों को? यस सर। मतलब एक लाइन बनाओ और उसके आगे एरो लगा दो, तो वो बन जाता है वेक्टर। A line with an arrow represent a vector quantity. A line with an arrow represent a vector quantity. मतलब मैं एक लाइन बनाऊं और उसके आगे एरो लगा दूं, तो क्या बन गया आपका? ये वेक्टर क्वांटिटी बन गया। यहां पर आप चाहो नाम लिख सकते हो ए, और इस पॉइंट पे नाम लिख सकते हो बी। यहां से लेके यहां तक इसको बोलते हैं टेल। यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है इसको बोलते हैं हम लोग टेल। और टेल क्या रिप्रेजेंट करता है? टेल रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को। टेल क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। सपोज एक दूसरा आदमी होता है यहां पर और वो 10 किलोमीटर सेम डायरेक्शन में मूव करता, तो मुझे यहां से लेके यहां तक कितनी लंबी लाइन खींचनी पड़ती? क्या मुझे यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की लंबी लाइन खींचनी पड़ती क्या? बात समझ में आ रही है?
तो मैंने इसका क्या इंक्रीज कर दूंगा, इसकी टेल को इंक्रीज कर दूंगा मैं। तो टेल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टेल रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड को, और ये ऊपर वाला जो पोर्शन है, एरो वाला पोर्शन, ये रिप्रेजेंट करता है, इसको बोलते हैं हेड। और हेड क्या रिप्रेजेंट करता है, हेड रिप्रेजेंट करता है बेटा आपकी डायरेक्शन को। हेड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। आई बात समझ में? और इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ वो पॉइंट पहले लिखोगे ए, और जिस पॉइंट पे एंड हो रहा है उस पॉइंट को लिखोगे आप बाद में, ए बी, और ऊपर इस तरह का सिंबल बनाओगे ए बी वैक्टर। इसको प्रोनाउंस करेंगे हम लोग ए बी वैक्टर। और आप चाहो कि मैं पूरा ए और बी ना लिखूं, सिर्फ एक स्मॉल लेटर लिखूं और एक स्मॉल लेटर से उस पूरे वेक्टर को रिप्रेजेंट करूं, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। एक स्मॉल लेटर लिख दो, उसके ऊपर वेक्टर लगा दो, तो वो आप खाली ए वेक्टर भी लिख सकते हो इसको। तो किसी भी वेक्टर को, जैसे ये वेक्टर बनाया तो इसमें मैंने पी वेक्टर लिख दिया, तो खाली एक सिंगल लेटर से भी आप वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। आई बात समझ में? किसी को कोई डाउट है? ठीक है, आज मेरे ख्याल से टाइप्स ही पढ़ पाएंगे आप, टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अ लाइन विद एन एरो। एक लाइन बनाओ, उसके आगे एरो लगा दो, वेक्टर बन जाएगा। ये ध्यान रखना, वेक्टर की जो टेल होती है वो रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड को। जिसकी जितनी लंबी टेल होगी उसका मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा। जैसे ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी, मैं पूछूं किस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। ठीक है, बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है क्योंकि इसकी टेल ज्यादा लंबी है। अब आता है टाइप्स ऑफ वेक्टर। आज टाइप्स पढ़ेंगे, फिर कल हम लोग एंगल वगैरह निकालना और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कल पढ़ेंगे। तो आज देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर के कितने टाइप्स होते हैं, तो जल्दी जल्दी पढ़ेंगे थोड़ा सा। सबसे पहला टाइप है वेक्टर का को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या होंगे? इनिशियल मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग। ऐसे वेक्टर जिनके सेम स्टार्टिंग पॉइंट हो, उन वेक्टर को हम लोग बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर। वेक्टर हैविंग सेम स्टार्टिंग पॉइंट, को इनिशियल वेक्टर सेम स्टार्टिंग पॉइंट। अपना माइक बंद करो। सेम स्टार्टिंग पॉइंट, वेक्टर हैविंग सेम स्टार्टिंग पॉइंट। ऐसे वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो उनको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। जैसे मान लो ये एक वेक्टर बनाया मैंने, इसको मैंने नाम दे दिया ए वेक्टर, और इसी पॉइंट से, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यही है, इसी पॉइंट से एक और वेक्टर मैंने इस तरह से बनाया, तो ये दोनों जो वेक्टर हुए, ये दोनों वेक्टर कैसे होंगे, को इनिशियल वेक्टर होंगे, क्योंकि इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। सेकंड टाइप जो है दैट इज को टर्मिनल वेक्टर। तो टर्मिनल मतलब होता है खत्म होना या स्टॉप होना। ऐसे वेक्टर जिनका एंड पॉइंट क्या हो, सेम हो, उन्हें बोलेंगे को टर्मिनल वेक्टर, सेम एंड पॉइंट्स। ऐसे वेक्टर जिनका एंड पॉइंट सेम हो उन्हें बोलेंगे को टर्मिनल वेक्टर। ये एक वेक्टर बनाया मैंने और एक वेक्टर ये बनाया, इस तरह से दोनों एक ही पॉइंट पे खत्म हो रहे हैं, तो ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो ए और बी वेक्टर कैसे हो जाएंगे, आपके को टर्मिनल वेक्टर हो जाएंगे। आई बात समझ में? ए और बी कैसे हो जाएंगे, को टर्मिनल वेक्टर हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट देखो, को टर्मिनल हो गया, को इनिशियल हो गया। नेक्स्ट देखो आप आगे, तीसरा है आपका को लीनियर वेक्टर। कोई बता सकता है मुझे को लीनियर वेक्टर क्या होंगे? लीनियर मतलब क्या होता है? लाइन्स। लीनियर मतलब क्या होता है? लीनियर मतलब होता है लाइन। तो ऐसे वेक्टर जो सेम लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं उन्हें हम लोग बोलेंगे को लीनियर वेक्टर। लाइंग ऑन सेम लाइन,
लाइंग ऑन सेम लाइन, ऐसे वेक्टर जो सेम लाइन पर लाई कर रहे हैं उन्हें बोलेंगे कोलीनियर वेक्टर। जैसे ये ए वेक्टर है और अगर मैं इसकी लाइन को आगे बढ़ाता हूं इस तरह से और कोई दूसरा वेक्टर इसी लाइन पे लाई कर रहा है इस तरह से, तो ए और बी कैसे होंगे? ए और बी आपके कोलीनियर वेक्टर होंगे। नेक्स्ट आता है आपका कोप्लेनर वेक्टर। कोई बता सकता है मुझे कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं? Lying lie on on same same plane. plane. प्लेन मतलब क्या होता है? एरोप्लेन। प्लेन मतलब क्या होता है? XY plane. Sir, two-dimensional figure. टू डायमेंशनल फिगर। फॉर एग्जाम्पल टू डायमेंशनल फिगर बता कौन सा है? Sir, a sheet. Square. शीट, स्क्वायर, ठीक है, वो तो टू डायमेंशनल के आपके एग्जांपल हो गए और वो कोप्लेनर हो गए। ठीक है, कोप्लेनर का मतलब होता है, प्लेन का मतलब होता है सरफेस। ध्यान रखो, प्लेन का मतलब क्या होता है? सरफेस। ऐसे वेक्टर जो सेम सरफेस पे लाई कर रहे हो उन्हें बोलेंगे हम लोग कोप्लेनर वेक्टर। वेक्टर्स लाइंग ऑन, वेक्टर्स लाइंग ऑन सेम प्लेन। और प्लेन के अंदर लिख देना यहां पर ब्रैकेट में, प्लेन मतलब होता है सरफेस। तो कितने प्लेन होते हैं बेटा? हाउ मेनी प्लेन्स आर देयर? तो देखो प्लेन कितने होते हैं, जैसे मान लो ये एक्स है, ये 3. ऊपर वाई है और इधर क्या हो गया? जेड हो गया। सपोज करो ये बोर्ड, इधर एक दीवार है मेरे, और जिस सरफेस पे मैं खड़ा हूं, एक सरफेस तो ये वाली है सामने जिसपे बोर्ड दिख रहा है आपको, एक सरफेस जिसपे मैं खड़ा हूं, और एक सरफेस मेरे जो पीछे है। तो कितनी सरफेस होगी मेरे पास? 3 सरफेस हो गई। तो देखो यहां पर मान लो बोर्ड वाली जो लाइन है, ये बोर्ड जो है ये कौन से प्लेन पर है? ये जो बोर्ड दिख रहा है आपको, ये कौन से प्लेन पर है? तो बोर्ड जो है वो एक्स वाई प्लेन पर है। कौन से प्लेन पर है? एक्स वाई प्लेन पर। बोर्ड कौन से प्लेन पर है? एक्स वाई प्लेन पर है। बात समझ में आई क्या आपको? ये प्लेन वाली नहीं आई? Yes, sir. नहीं आई ना? किस किस को बात समझ में आ गई? एक्चुअल में आज क्या टाइम खत्म होता जा रहा हमारा, फिर भी मैं ट्राई करता हूं आप लोगों को समझाने की। वैसे लेस देन 1 मिनट बचा है। ठीक है, जैसे मान लो एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है। दिख रहा आपको? आई थिंक नहीं दिख रहा होगा। Yes, एक sir. सरफेस ये, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है। एक सरफेस ये, एक सरफेस ये और एक सरफेस ये वह सामने वाली सरफेस है एक्स वाई, ये है आपका वाई जेड, और नीचे जो सरफेस है ये आपका है एक्स जेड। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सोचो इसको। और मेरे ख्याल से टाइम क्या है, खत्म होने वाला है, तो कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे।